तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे और अपना तैयारी अंतिम समय में बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज लेकर के आए हैं क्लास 12 जो हिस्ट्री नहीं, जो ज्योग्राफी है उसका आप लोग के कहने पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं। और जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहे हैं वे जो है से संभावित क्वेश्चन है। 110% मानिए कि जो पढ़ा रहे हैं इससे ज़्यादा आपका एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। और ये टोटल प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग लाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ लाइक शेयर जरूर कीजिए, है ना, ताकि अगलों को भी फ़ायदा हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मेट्रो रेलवे क्या है? तो मेट्रो रेलवे क्या है? महानगरों में भीड़ भाड़, प्रदूषण आदि से बचने के लिए भूमिगत या फिर एलिवेटेड रूप से आधुनिक स्वचालित नियंत्रण प्रणाली से लैस होकर विद्युत चालित रेलगाड़ी का परिचालन है। कहने का मतलब है कि जो सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला एरिया है वहाँ पे प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो रहा था, उससे जो है से भूमिगत जो है से इसको चलाया जाता है और ये विद्युत संचालित होता है, ठीक ना। मेट्रो रेल यातायात का एक साधन है जिसकी मदद से बहुत से लोग एक समय में एक जगह से दूसरे जगह आसानी से यातायात कर सकते हैं। आपकी बेहतर जानकारी के लिए बता दें कि मेट्रो ट्रेन को MRTS भी कहा जाता है। कहने का मतलब है कि मेट्रो ट्रेन जो है से यातायात का एक साधन है ना। वह जो है से सबसे ज़्यादा सवारी को ढोता है ना, और इससे प्रदूषण बहुत कम होता है। जो आजकल ट्रेन जो चल रही है उससे प्रदूषण होता है, लेकिन मेट्रो ट्रेन से उससे कम होता है, ठीक ना। इसको शॉर्टकट में क्या चीज़ बोलते हैं? तो MRTS भी कहा जाता है। इतना ही लिखिएगा, आपका आंसर और नंबर मिल जाएगा, है ना। आंसर इतना दीजिएगा। तो उसके बाद है सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि जल प्रदूषण से किन्हीं 4 कारणों का उल्लेख कीजिए। जल प्रदूषण के 4 कारण कौन से होते हैं? तो आप लिखिएगा कि जल प्रदूषण के निम्नलिखित कारण है, ऐसे लिखना होगा। और स्टेप बाय स्टेप 4 को लिखिएगा, ये नहीं कि ऐसे ऐसे लिख ले चल गए तो आपको नंबर में नहीं मिलेगा। एकदम आपको क्या चाहिए तो सीक्वेंस वाइज में लिखना है, और ऐसे लिखना का या फिर ABCD या फिर 1 2 लिख करके लिखना है, ठीक है। तो कहता है कि नगरीय स्रोतों से गंदा पानी नदियों में गिरना, ये भी जल का एक प्रदूषण है। जैसे कि बड़ा बड़ा शहर जो है वहाँ पे उद्योग लगा हुआ है, तो वहाँ से जो पानी निकलता है सो नदी में गिरता है तो प्रदूषण होगा, ठीक है। उसके बाद है औद्योगिक कचड़ों का नदियों में बहाना। करने में मतलब कि जहाँ उद्योग है वहाँ से कचरा जो निकलता है उसको भी नदी में बहा दीजिएगा तो जल प्रदूषण होगा। मरे हुए जानवरों को नदियों में प्रवाह कर देते हैं, ये भी गलत बात है यार। उसको ज़्यादा आपको शौक है तो उसको मिट्टी में गाड़ दीजिए, है ना। उसके बाद कूड़ा करकट को नदी में फेंकने से जल प्रदूषण होता है। और देखिए आज गंगा पवित्र है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रदूषण गंगे में ही मिलता है ना। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आपका बोलता है कि भारत के तांबा उत्पादन को 2 राज्य के नाम लिखिए। भारत में जो तांबा उत्पादन होता है उसको कहाँ कहाँ होता है? तो भारत में तांबा उत्पादन के 2 राज्य निम्न है। कौन? मध्य प्रदेश और राजस्थान, यहाँ तांबा उत्पादन होता है। उसके बाद है पश्चिम भारत में 2 औद्योगिक क्षेत्र का नाम लिखें। तो पश्चिम भारत में 2 औद्योगिक क्षेत्र कौन हो जाएगा? तो अहमदाबाद बड़ौदा प्रदेश, ठीक है, मुंबई पुणे सोलारपुर। तो देखिए 2 प्रदेश कौन कौन हो जाएगा? अहमदाबाद जो बड़ौदा पड़ता है वहाँ पे भी होता है, उद्योग धंधा होता है। मुंबई एकदम पुणे वाला एरिया में चल जाएगा तो वहाँ पे भी उद्योग धंधा बहुत अच्छे से पड़ता है, ठीक ना। उसके बाद है 5 नंबर है कि प्रवास को प्रभावित करने वाले 2 प्रतिकर्षण एवं 2 आकर्षण कारकों का उल्लेख कीजिए। जो प्रतिकर्षण और 2 आकर्षण, तो कहने का मतलब है कि प्रवास के 2 प्रमुख कारण। प्रवास मतलब समझते हैं कि एक जगह से दूसरे जगह पे जाना, ये प्रवास का कारण है। और किस किस कारण से जाते हैं? तो बेरोजगारी और शिक्षा। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी भी हो जाता है। जैसे बिहार के मान लीजिए तो बिहार सबसे ज़्यादा भागता है अपना दूसरा इलाका में, ताकि वहाँ से कमाना है। बेरोजगारी हद तक इतना गिर गया है कि आज लूटपाट भी हमारे बिहार में बहुत खुलेआम चल रही है, ठीक है। उसके बाद है शिक्षा। मान के चलिए कि कोई किसी को पढ़ना है क्या चीज़ का? तो इंजीनियरिंग पढ़ना है तो कहाँ चल जाएगा? तो कोटा चल जाएगा, है ना। IIT में पढ़ना है तो कोटा चल जाएगा। तो कोटा कहाँ पड़ता है? राजस्थान। तो शिक्षा के कारण भी चल जाते हैं, ठीक है, और बेरोजगारी के कारण। और बढ़िया जो कॉलेज है बाबू वे दूसरे ही राज्य में है, ठीक है। उसके बाद है 6 नंबर कि भारत के 4 भाषा परिवार को लिखें। तो भारत के 4 भाषा परिवार क्या चाहिए? निम्न है। कौन कौन? तो द्रविड़ भाषा है, इंडो आर्यन है, मुंडा भाषा भी है, और तिब्बती चीनी भाषा भी है ना। ये 4 भाषा परिवार है। ये जो है सब्जेक्टिव में नहीं बल्कि ऑब्जेक्टिव में बहुत आपको मदद करेगा, इसलिए ध्यान से देखिएगा। और ये जो है से बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद है 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में फसल ऋतुओं के नाम लिखें। तो भारत में फसल ऋतुओं के नाम लिखें। तो भारत में फसल ऋतुओं
में दो प्रमुख है। फसल ऋतु मतलब कौन सी ऋतु को लड़की के नाम मत सोचिएगा, क्या कि आपको दिमाग चल रहा होगा घड़ी, है ना, इसलिए बच के रहिए। पहला है खरीफ फसल जिसमें मक्का, चावल, बादाम आता है, और दूसरा है रबी फसल जिसमें चना, मटर, गेहूँ आता है ना। उसके बाद है भारत के दो नौसैनिक पत्तनों के उदाहरण लिखिए। तो नौसैनिक पत्तन कौन कौन है? तो भारत में जो है सो विशाखापत्तनम और मुंबई, ये जो है से नौसैनिक पत्तन है, ठीक है। अब विशाखापत्तनम कहाँ पड़ता है? तो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ये पूछता ऑब्जेक्टिव में आपके, ठीक है। उसके बाद है 9 नंबर क्वेश्चन है कि बहुपक्षीय व्यापार में कितने देश सम्मिलित हैं? तो बहुपक्षीय जो है से व्यापार होता है WTO, उसमें कितने देश संलग्न है? तो इसमें जो है से वर्तमान में 164 देश जो है से समाहित है, यानी कि संलग्न है, ठीक है। WTO पूछता है कि WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जो है से जिनेवा में पड़ता है, ठीक है। और जिनेवा कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में। सब्जेक्टिव के साथ साथ आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो रहा है ना। उसके बाद 10 नंबर है कि संचार सेवाओं से आप क्या समझते हैं? तो संचार सेवा कहने का मतलब है कि संचार सेवा से आप क्या चीज़ समझते हैं? तो जिन माध्यम से संचार या समाचार दूसरे तक पहुंच जाता है उसे संचार कहते हैं, और समाचार हेतु आज कई आधुनिक साधन उपलब्ध है। संचार सेवा मतलब कहते हैं कि एक बात को दूसरे स्थान पर पहुंचाना है तो किसके माध्यम से? संचार के माध्यम से। और संचार के बारे में आपसे बढ़िया कौन ही बड़ी जान सकता है ना। कहा कि अपराध भर तो बतियाइएगा फुसुर फुसुर, अब आपका एग्जाम को तो टेंशन नहीं है, इसलिए नहीं, अभी 10 दिन छोड़ दीजिए, अब आराम से 10 दिन ध्यान से पढ़िए। सोना बाबू माना कुछ नहीं आएगा काम, पता चला कि आप फेल हो गए तो आपको फिर सोना बाबू करते रहिएगा और दूसरा के साथ ही निकल जाएगी, है ना। उसके बाद 11 नंबर कि बाह्य स्रोतीय कारण क्या है? तो बाह्य स्रोतीय आउटसोर्सिंग उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें एक कंपनी किसी आंतरिक कार्य के लिए दूसरी कंपनियों के साथ समझौता कर लेता है उसे बाह्य स्रोतीकरण कहते हैं। कहने का मतलब है कि मान के चलिए कि मारुति और एक सुजुकी दोनों जो अभी है ऐसे कंबाइन है। अब मारुति कह रहा है कि हम कुछ यहाँ पे पार्ट बनाते हैं और आप कुछ यहाँ पे बनाइएगा, और दोनों को कॉम्बिनेशन मिल करके हम मारुति सुजुकी कंपनी का नाम दे देते हैं और गाड़ी का नाम देंगे, और इसी नाम से चलेगा, ना कि मारुति से ना कि सुजुकी से। अब दोनों मिक्स रहेगा, मारुति सुजुकी देखिएगा कोई भी आएगा, जैसे डिजायर ले लीजिए, बेलोनो ले लीजिए, स्विफ्ट ले लीजिए, ये मारुति सुजुकी का आता है, ठीक ना। तो उसी को कहते हैं बाह्यकरण, जो आपस में दो कंपनियां अपना जो है से क्या जी कर लेता है? तो समझौता कर लेता है, यानी कि MOU पर साइन कर लेता है, ठीक है। उसके बाद है 12 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की दो रेशेदार फसल के नाम लिखिए। तो भारत के दो रेशेदार फसल कौन हो जाएगा? तो जूट और कपास। जूट में भी रेशा होती है और कपास में भी रेशा होती है, ये बात का याद रखिएगा, ठीक है। अब पूछता है कपास सबसे ज़्यादा किस मिट्टी में उपजता है? तो कपास जो है सबसे ज़्यादा जो है से ये जो है से काली मिट्टी में उपजता है। क्या चीज़ में? तो काली मिट्टी में। उसके बाद पूछता है कि जूट कहाँ पाया जाता है सबसे ज़्यादा? तो बंगाल में। कहाँ? तो बंगाल में, है ना, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है 13 नंबर कि आधारभूत उद्योग के दो उदाहरण दीजिए। तो आधारभूत दो उद्योग के दो उदाहरण क्या चाहिए? तो लोहा एवं इस्पात उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग। लोहा एवं इस्पात उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग, है ना। उसके बाद है 14 नंबर आपका क्वेश्चन है कि साक्षरता को परिभाषित करिए। मतलब साक्षरता क्या होता है? तो जिस व्यक्ति को पढ़ने लिखने की क्षमता हो उसे साक्षर कहा माना जाता है। साक्षर मान के चलिए कि जोन व्यक्ति को जो पढ़ लिख सकता है, जो बोल सकता है, जिसके पास साइन करने की कम से कम क्वालिफिकेशन उसका साइन करना आता हो, उसी को हम साक्षर मानेंगे, है ना। उसके बाद है कि मानव विकास सूचकांक से आप क्या चीज़ समझते हैं? तो मानव विकास सूचकांक है जिसका उपयोग मानव विकास के आधार पर आंकने के लिए किया जाता है। इस सूचकांक से इस बात का पता चलता है कि कोई विकसित, विकासशील अथवा अविकसित है। कहने का मतलब है कि मानव विकास सूचकांक जो है से एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव के विकास के आधार पर अंकन किया जाता है, उसका विकास के बारे में जाना जाता है कि क्या ये देश जो है से विकसित है, विकासशील है अथवा अविकसित है। ये सब के बारे में जानकारी किसके द्वारा लिया जाता है? तो मानव विकास सूचकांक के द्वारा किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है 16 नंबर क्वेश्चन है कि चलवासी पशुचारण से आप क्या समझते हैं? तो चलवासी पशुचारण से इसमें किसान एक स्थान पर अस्थायी रूप से नहीं रहते हैं, बल्कि अपने सारे सामान के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने बहुउद्देश्य को पूरा करने के लिए
करने हेतु भटकते रहते हैं। कहने का मतलब कि चलवासी पशुचारण आप क्या समझ सकते हैं, तो डायरेक्ट लिखिएगा कि इनमें से वैसे किसान जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे हर समय कुछ नए उद्देश्य को खोजने के लिए, कुछ करने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए जो एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण होते रहते हैं, उसी को चलवासी पशुचारण कहते हैं। ठीक है। उसके बाद है 17 नंबर कि भारत के 2 सांस्कृतिक नगरों के नाम लिखे। तो भारत के 2 सांस्कृतिक नगर कौन सी है, तो बनारस है और कोलकाता है। ठीक ना, वाराणसी और कोलकाता भी है जो सांस्कृतिक नगर है। ठीक है। उसके बाद अजमेर लिखिएगा, बहुत सारे हैं, है ना। भारत में 2 अभ्रक उत्पादन केंद्र का नाम लिखे। तो भारत में 2 अभ्रक उत्पादन कौन कौन है, तो ये जो है से झारखंड भी अभ्रक उत्पादन करता है और राजस्थान भी अभ्रक उत्पादन करता है। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगला वीडियो हो तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।